हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि कुछ बच्चे ये मैंने रिक्वेस्ट किए हैं कि सर प्रत्येक चैप्टर का जो डिफरेंट टाइप्स का जो टॉपिक है उस टॉपिक को लेकर के और बुक के मदद से थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए तो और बेटर रहेगा। तो मैं इन्हीं डिमांड को, इन्हीं रिक्वेस्ट को पूरा करने जा रहा हूँ। तो ये देखिएगा आप लोग कैसा लगेगा, ये हमको फीडबैक दीजिएगा। और तो और आप लोग थोड़ा चैनल को जो है सब्सक्रिप्शन बढ़ाइए, है ना, और फिर उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। कोई दिक्कत है तो फिर कमेंट कीजिए, है ना। अधिक से अधिक अपने क्लास के मेट सबको उसको शेयर कीजिए जिससे उनको भी लाभ मिल सके, है ना। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। इंट्रोडक्शन। चैप्टर का हेडिंग है रूरल लाइफ एंड सोसाइटी, यानी ग्रामीण जीवन और समाज। अभी जो है थोड़ा हम ये सोचे हैं, जो लेसन 4 अभी पढ़ा रहे हैं तो इसी को पहले पढ़ा दे, है ना, तो अच्छा रहेगा, आप लोग समझने में अच्छा रहेगा। तो इसलिए मैं पहले लेसन 4 पढ़ा रहा हूँ, बाद में फिर देखेंगे, पिछले लेसन देखेंगे। तो पहले चलिए शुरुआत करते हैं। ड्यूरिंग रॉबर्ट क्लाइव टेन्योर्स द कंपनी वाज गिवन दीवानी इन बंगाल, यानी रॉबर्ट क्लाइव के कार्य के समय में कंपनी को जो है बंगाल में दीवानी प्राप्त हो गया, यानी रेवेन्यू कलेक्शन करने का दीवानी प्राप्त हो गया। दीवानी एक तरह से होता है राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू, जो उसमें था, ब्रिटिश को प्राप्त हुआ। द ब्रिटिश डोमिनेशन इन इंडिया ब्रॉट मेनी फंडामेंटल चेंजेस इन द इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ ऑफ द पीपल्स, यानी जब ब्रिटिश का प्रभुत्व इंडिया में स्थापित हुआ तो कई सारे फंडामेंटल चेंज हुआ, मौलिक बदलाव हुआ लोगों के जीवन का, चाहे वो सामाजिक बदलाव हो या फिर आर्थिक बदलाव हो। न्यू फॉर्म्स ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशंस, यानी नए तरह का आपको उत्पादन होने लगा, उसका कंजप्शन होने लगा, है ना। उत्पादन हुआ क्या, ब्रिटिश से बना हुआ गुड्स को यहाँ लाता था, उसको बेचा जाता था इस ढंग से। सोशल क्लासेज एंड कल्चरल मूवमेंट्स इमर्ज ड्यूरिंग दैट पीरियड, और उस पीरियड में आपको नए ढंग का आपको सोशल क्लासेज यानी सामाजिक वर्ग का उदय हुआ, व्यापारी वर्ग का, है ना, या फिर कला और भी कई तरह के वर्ग था जिसका उदय होता है। फिर कल्चर मूवमेंट्स होता है, यानी जब यूरोपियन लोग आए तो वो अपने साथ कल्चर लेकर आए, संस्कृति लेकर आए, तो इस सब में नए नए बदलाव होता है। इन द फॉलोइंग पेज, और इस आगे के चैप्टर हम लोग यही पढ़ेंगे जो कैसे ब्रिटिश हाउ कॉलोनियल एग्रेरियन पॉलिसीज अफेक्ट द पीजेंट्स एंड लैंडलॉर्ड्स, यानी हम लोग ये देखेंगे कि ब्रिटिश का जो औपनिवेशिक कृषि संबंधित नीति था, एग्रेरियन पॉलिसी में होता है कृषि संबंधित नीति, उनका पॉलिसी कैसा था और उससे यहाँ के पीजेंट्स लोग या फिर लैंड लॉर्ड्स जो है कितना अफेक्टेड हुए, प्रभावित हुए। लैंड लॉर्ड्स मीन्स भूस्वामी कह सकते हैं। वी विल आल्सो डिस्कस द ग्रोथ ऑफ कॉमर्शियल क्रॉप्स एंड रिजल्टिंग पीजेंट्स रिवोल्ट्स, हम लोग ये भी पढ़ेंगे जो कॉमर्शियल क्रॉप्स का विकास बहुत कैसे होने लगा, कैसे ब्रिटिश इसका वृद्धि करने लगा, और साथ ही साथ इसका परिणाम ये हुआ कि देश में विभिन्न जगहों पर रिवोल्ट भी हुआ, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। देखिए आगे दिया है, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया हैड फार रीचिंग कंसेशन, यानी भारत में ब्रिटिश कंपनी का स्थापना एक बहुत दूरगामी परिणाम लाया, प्रभाव डाला। इट चेंज्ड एवरी एस्पेक्ट ऑफ इंडियन लाइफ, यानी भारतीयों के प्रत्येक जीवन को चेंज कर दे, बदल दिया है, चाहे वो पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक हो, सोशल हो या कल्चरल, सब लाइफ को बदल दिया। The main aim of these policies was to increase the company's profit and to exploit the Indian peoples. कंपनी का ये पॉलिसी सब लागू करने का मुख्य उद्देश्य यही था जो कंपनी अधिक से अधिक मुनाफा कमा सके, लाभ कमा सके और यहाँ के लोगों का शोषण हो, भारतीय लोगों का शोषण हो, वही किया भी हो। दी ट्रीटेड इंडिया एज ए मेयर कॉलोनी, वह भारत को केवल एक कॉलोनी के रूप में ट्रीट किया, माना, और यह माना कि टू बी सबऑर्डिनेटेड, यानी वह भारतीय जो है अपनी ज़रूरतें की पूर्ति के लिए हम पे निर्भर है ना। ब्रिटिश कॉमर्शियल क्लासेज, ब्रिटिश का जो व्यापारी वर्ग है उस पर निर्भर है, ब्रिटिश के जो कैपिटलिस्ट लोग हैं उन पे निर्भर है, या वहाँ के जो मैन्युफैक्चरर, जो उत्पादन करने वाले लोग उन पे निर्भर है, ऐसा वो सोचा। द कमर्शियल पॉलिसीज लेड टू द कंप्लीट रूइन ऑफ द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, जब ब्रिटिश कंपनी अपने कॉमर्शियल पॉलिसी ऐसे ने बनाया जिससे क्या हुआ, हमारे देश का जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री था बिल्कुल रूइन कर गया, नष्ट हो गया, बर्बाद हो गया। चूँकि उसमें इंग्लैंड में, ब्रिटिश में या फिर और अदर पार्ट ऑफ यूरोप में आपको इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन चल रहा था
औद्योगिक क्रांति चल रही थी, तो वहाँ से जो गुड्स का प्रोडक्शन होता था उसको यहाँ पे ला करके बेचते था। तो इससे क्या है, यहाँ का जो माने जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री था वो बिल्कुल चौपट हो गया, नष्ट हो गया, है ना। क्योंकि यहाँ के लोग जो हाथ से बनाते थे, अपना जीविका चलाते थे, वहाँ मशीन से बनता था, तो इसकी वजह से यहाँ बहुत प्रभावित हुआ। यानी वहाँ पे तो औद्योगिक क्रांति हुई, लेकिन हमारे देश में जो है डिज इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ और औद्योगिकरण हुआ, यानी उद्योगों का ह्रास हुआ, गिरावट हुई, है ना। ओवरऑल इट लेफ्ट इंडियन अनडेवलप्ड एंड बैकवर्ड, यानी यही पॉलिसी जो है इंडिया को बैकवर्ड छोड़ दिया, यह अविकसित छोड़ दिया। ठीक है, चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। लैंड रेवेन्यू यानी भू राजस्व। लैंड रेवेन्यू मीन्स भू राजस्व। यू हैव रीड दैट द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू वाज द फर्स्ट दैट द कंपनी ओन आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर। जैसा कि आप लोग जानते हैं 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ, फिर 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ। जब इन दोनों युद्ध को जीत लिया तो एक विशाल जो है क्षेत्र जो है ब्रिटिश के कैप्चर में, टेरिटरी जो है आ गया। तो उस समय जो रेवेन्यू का जो मुख्य जरिया था वो लैंड रेवेन्यू ही था, भूमि कर ही था, है ना। Before 1865, the company had purchased goods in India by importing precious metals like gold, silver from England. But now the revenue collector in Bengal could finance the purchase of the goods for export. यानी शुरुआत में ब्रिटिश कंपनी यहाँ से गुड्स लेता था, उसको लेकर के ब्रिटिश में बेचता था उसको, और मुनाफा कमाता था, है ना। बहुत महत्वपूर्ण जो है प्रीशियस जो मेटल सब होता था उनको खरीदता था, फिर आगे जाकर उसको बेचता था, तो इससे मुनाफा कमाता था। लेकिन जब उसका लैंड भी अपने उसके अंदर में आने लगा तो वो लैंड रेवेन्यू भी लेने लगा। With the expansion of British territories, the amount of these collections increased and land revenue became the company's biggest source of income. जैसे जैसे ब्रिटिश कंपनी का टेरिटरी बढ़ता गया, देश के विभिन्न भागों को ब्रिटिश अपने कैप्चर में लेता गया, तो विशाल लैंड पे माने उसका जो कैप्चर हो गया तो अधिक रेवेन्यू कलेक्शन भी होने लगा, रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ने भी लगा। ए लार्ज शेयर ऑफ दिस इनकम वाज पेड टू द गवर्नमेंट ऑफ द ब्रिटिश एज ए ट्रिब्यूट, यानी इस कलेक्शन का अधिकांश राशि जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट को भेजते थे एज ए ट्रिब्यूट के रूप में। ठीक है, तो यहाँ एक डाटा दिया, देखिए, फ्रॉम 1767 द कंपनी वाज रिक्वायर्ड टू पे द ब्रिटिश ट्रेजरी $4 लाख एवरी ईयर्स, यानी लगभग $4 लाख जो है प्रत्येक वर्ष उस समय दिया जाता था। ए पार्ट ऑफ दिस रेवेन्यू वाज इन्वेस्टेड इन द बाइंग कमर्शियल गुड्स इन इंडिया, और इसमें से कुछ पैसा जो है आपको भारत से गुड्स खरीदने पे खर्च किया जाता था, और उस गुड्स को आपको यूरोपियन कंट्री में जाकर के बेचा जाता था, मुनाफा कमाया जाता था। which the company exported to Britain and other countries, यानी ब्रिटेन या अदर कंट्रीज को भेजते थे और उसको मुनाफा कमाते थे। वारेन हेस्टिंग्स इंट्रोड्यूस्ड इन बंगाल एंड बिहार द सिस्टम ऑफ ऑक्शनिंग द राइट ऑफ कलेक्टिंग रेवेन्यू, यानी वारेन हेस्टिंग्स जब आया तो बंगाल और उड़ीसा बिहार के कुछ भागों में जो है लैंड को वो ऑक्शन कर दिया, यानी वो बोली लगाता था, जो अधिक रेवेन्यू देता था उसको ये मिल जाता था, है ना। द हाइस्ट बिडर, यानी जो जिसको अधिक बोली लगाते थे, अधिक राशि देने की घोषणा करते थे, उसे दे देते थे। द न्यू सिस्टम प्रोवाइडेड टू बी डिफेक्टिव, तो ये जो सिस्टम जो है उतना कारगर नहीं हुआ, है ना, बहुत सारी खामियां झेलना पड़ा, तो उतना सफल नहीं हो पाया। द बिडर्स ट्राइड टू एक्सट्रैक्ट मोर एंड मोर, यानी जो बोली लगाने वाले थे, जो बोली लगा कर लैंड लेते थे, वह क्या करते थे, मान अधिक से अधिक उत्पादन हो, इस बात पे ध्यान देते थे। वह यह ध्यान नहीं देते थे कि पीजेंट्स का, जो खेतिहर मजदूर थे, उसका क्या हालत है ना, ये सॉइल का कैसे क्या कंडीशन, उस पर नहीं ध्यान देते, केवल वो अधिक से अधिक उत्पादन पर ध्यान देते थे। अब देखिए, इसी को दूर करने के लिए जो है परमानेंट सेटलमेंट आया, अस्थायी बंदोबस्त आया। कॉर्नवालिस ग्रेटेस्ट अचीवमेंट इन इंडिया वाज द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ लैंड टैक्सेशन इन बिहार, बंगाल एंड बिहार, नन एज द पार्लियामेंट सेटलमेंट ऑफ 1793। 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है आपको भूमि का व्यवस्थित ढंग से मापन किया और अस्थायी बंदोबस्त के आधार पर उसको जारी किया, जिससे कि रेवेन्यू प्राप्त हो सके। According to this settlements, the killers were made permanent owners of the land, यानी इस माने अति के अनुसार, इस पॉलिसी के अनुसार, इस सेटलमेंट के अनुसार जो है
कुछ व्यक्तियों को जो है ज़मीन दे दिया जाता था और उससे परमानेंट दे दिया जाता था। और प्रत्येक साल जो है, हाँ, उसको जो ज़मीन दिया जाता था तो उन्हें ज़मींदार कहा जाता था, है ना। दिस जमींदार्स हैड टू गिव 10%, और इस जमींदार को जो है 10% जो है भूमि का रेवेन्यू देना पड़ता था, टोटल प्रोडक्शन का जितना भी उत्पादन होता था। इफ़ एनी ऑफ देम फेल, यदि कोई इसमें से देने में फेल हो जाता था तो उसकी लैंड जो है ले ली जाती थी और फिर जो ऑक्शन पे उसको लगा दिया जाता था, बोली पे लगा दिया जाता था। द ऑब्जेक्टिव्स, यानी इसको लागू करने का लक्ष्य क्या था, उद्देश्य क्या था, देखिए। द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज नॉट सपोर्टेड बाय द जमींदार्स हु साइडेड विद द ब्रिटिश इवन ड्यूरिंग द म्यूटिनी ऑफ 1857। अब देखिए, ब्रिटिश जो है इस पॉलिसी को अपना करके यहाँ के जमींदार सबको ज़मीन दिया और रेवेन्यू उनसे प्राप्त किया, तो इससे जमींदार जो क्या हुआ, ब्रिटिश के फेवर में हुआ, इनके पक्ष में हुआ, है ना। इसका परिणाम यह हुआ कि 1858 में जब म्यूटनी हुआ तो उसमें भी आपको ब्रिटिश को लाभ हुआ, है ना, क्योंकि उनको सपोर्ट मिला। फिर और भी जगह जगह जो मूवमेंट होता था तो उस मूवमेंट में भी ब्रिटिश को ही साथ मिलता था। बहुत सारे लोग उनसे आकर्षित थे, उनके नीति से। हालांकि जो देश की भलाई चाहते थे, देश को आज़ाद करना चाहते थे, वो उससे खुश नहीं थे। द एक्टिंग ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट बिकेम सर्टेन, यानी ब्रिटिश सरकार के कार्य जो है निश्चित हो गया, सर्टेन हो गया। व्हेन द जमींदार became owners of the land, they put in more effort that they increase in agriculture productions and consequently in trade। यानी जब जमींदार जो है लैंड का ऑनर बन गया है तो वह ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास किया जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अधिक हो, है ना, साथ साथ व्यापार भी उसका फले बढ़े, इस बात पर वो जोर डाला। द सेटलमेंट वाज लेटर इम्प्लीमेंटेड इन ओडिशा, यानी बाद में जाकर के उड़ीसा में, फिर नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ मद्रास के जो उत्तरी भाग का जिला है वहाँ पे, है ना, फिर आपको यूपी के कुछ भाग में जैसे वाराणसी में, इन सब जगह पे भी इसको लगाया गया परमानेंट सेटलमेंट को। द परमानेंट सेटलमेंट प्रूव बेनिफिशियल फॉर द कंपनी एज वेल एज द जमींदार्स। तो देखिए, ये जो सेटलमेंट है दोनों के लिए लाभदायक हुआ, ब्रिटिश कंपनी के लिए भी और जमींदार्स के लिए भी, है ना। लेकिन एक अन्य वर्ग है उसके लिए बहुत ही घातक हुआ। देखिए, डिफेक्ट्स यानी खामियां। द परमानेंट सेटलमेंट्स आल्सो हैड मेनी ड्रॉबैक्स, यानी परमानेंट सेटलमेंट में भी कई तरह की खामियां है ना। द जमींदार्स हु वेयर द ऑनर्स ऑफ द लैंड मेड लाइफ डिफिकल्ट फॉर द पीजेंट्स, यानी जमींदार जो आपको भूमि का मालिक था वह अपने ऐसी एक्टिविटी किया, ऐसा प्रयास किया जिसकी वजह से जो पीजेंट्स थे, जो खेतिहर मजदूर थे, उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय, पीटीएबल कह सकते हैं, यानी बुरी हो गई, है ना। दिस सिस्टम बेनिफिटेड द लैंडलॉर्ड्स मोर दैन द गवर्नमेंट्स, और ये सिस्टम जो है आपको लैंडलॉर्ड्स को कुछ गवर्नमेंट से भी ज़्यादा आपको लाभ पहुंचाया, क्योंकि गवर्नमेंट को कुछ फिक्स 10% देना पड़ता था, आज जो कुछ रेस्ट होता था वो अपने पास रखता था, तो इसको अधिक फायदा होता था। बाय इंक्रीजिंग द एरिया अंडर कल्टिवेशन, माने अधिक से अधिक पैदावार हो, उत्पादन हो, इसके लिए वो अधिक से अधिक फॉरेस्ट को क्लियर करते थे और वहाँ पे माने कल्टीवेशन का काम करवाते थे, ठीक है। तो ये आपको परमानेंट सेटलमेंट था। अब हम लोग महलबारी सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। द महलबारी सिस्टम, अंडर द महलबारी सिस्टम लैंड रेवेन्यू वाज असाइंड टू एंड पेड बाय एंटायर विलेज यूनिट्स, यानी इस सिस्टम के तहत क्या किया गया है, तो संपूर्ण गांव वाले भाग को, संपूर्ण गांव को एक यूनिट में, एक इकाई में बना दिया, यानी उसको एक महल के रूप में बना दिया, है ना। पीजेंट्स फार्मर्स कंट्रीब्यूटेड शेयर टुवर्ड द टोटल अमाउंट ऑफ लैंड रेवेन्यू ऑन्ड बाय द विलेज इन प्रोपोर्शन टू देयर होल्डिंग्स, और उस गांव में, उस महल में जितने लोग होते थे, जो व्यक्ति जितना लैंड रखता था, उस अनुपात में वह उतना अपना अपना शेयर एक जगह जमा करते थे, कलेक्ट, किसी एक व्यक्ति के हाथों कलेक्ट करते थे। द महलबारी सिस्टम एग्जिस्टेड इन मोस्ट ऑफ प्रेजेंट डे, यानी अभी वर्तमान समय में, जिससे अभी पंजाब है, हरियाणा है, वहाँ भी आपको अभी वर्तमान में है, लेकिन उसमें कुछ और सुधार किया गया होगा। मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश में आपको जो कृषि पैदावार नहीं करते वो प्राय ऐसे ही दे देते हैं,
और उत्पादन वहाँ होता है तो अपना कुछ मिल जाता है उनको। अब आगे देखिए, द एग्जिस्टेंस ऑफ इंटरमीडिएट इंटरेस्ट पार्टिकुलरली विद इन द जमींदारी सिस्टम लीड टू हाईली इनसफिशियंट्स एंड इनइक्विटेबल रिजल्ट्स। अब देखिए इसमें क्या था, इंटरमीडिएटरीज था यानी मध्यस्थक था, यानी एक तो पीजेंट्स हो गया जो उत्पादन करता था, बीच में आपको जमींदार हो गया और उसके बाद ब्रिटिश होता था। तो बीच में जो जमींदार जी थे वह आपको अब अत्यधिक बेनिफिट लिया, जिसकी वजह से ये भी सिस्टम जो है आपको उतना सफल नहीं हो पाया। ब्रिटिश अथॉरिटीज हैड एज्यूम्ड दैट बाय गिविंग द जमींदार्स एंड अदर टैक्स कलेक्टिंग अथॉरिटीज property rights and fixed tax amount, efficient collaboration between the landlords and tenants would surely follow। यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है ऐसा सोचता था, जो इससे क्या होगा, तो जो जमींदार होंगे या फिर जो अदर रेवेन्यू कलेक्शन करने वाला जो अथॉरिटीज होगा, यदि अमाउंट फिक्स कर दिया जाएगा तो इससे क्या होगा, एफिशिएंट कोलैबोरेशन बिटवीन लैंडलॉर्ड्स एंड टेनेंट्स, यानी जो भूस्वामी होंगे और जो टेनेंट्स यानी आसामी जो उसमें काम करते हैं, तो इन दोनों के बीच में अच्छा कम्बिनेशन बना रहेगा और फिक्स अमाउंट मिलता रहेगा और इसी बात को फॉलो किया जाएगा, ऐसा सोचते थे, मानते थे। द अथॉरिटीज एज्यूम दैट द जमींदार्स वुड प्रोवाइड मैनेजिकल एक्सपर्टाइज, यानी जो आपको अथॉरिटीज होते थे वो ऐसा सोचते थे जो इसकी जो प्रबंधन की जो दक्षता है वो प्राप्त करना होगा हमको जमींदार से, टेक्निकल नॉलेज जो है ये प्राप्त होगा, कैपिटल प्राप्त होगा, है ना, ये सब ऐसा सोचते थे। जबकि टेनेंट्स वुड सप्लाई देयर लेबर्स, और टेनेंट्स जो होंगे वो क्या करेंगे, अपनी मेहनत से उसको उत्पादन करेंगे। एक कम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप दैट वुड इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, और इस तरह से इन तीनों का जो है एक कम्प्लीमेंट्री कंट्रीब्यूशन होगा, यानी तीनों का जो है सामूहिक रूप से योगदान होगा, जिसके वजह से उत्पादन जो है और उत्पादकता बढ़ेगा। सच सिमेट्री ऑफ कंट्रीब्यूशन, देखिए सिमेट्री में से होता है संतुलन या सामान्य, यानी इस तरह से संतुलित कंट्रीब्यूशन से, योगदान से वाज नेवर अचीव्ड ऑन ए लार्ज स्केल। सच यानी सच सिमेट्री ऑफ कंट्रीब्यूशन, यानी ऐसी सहयोग की समानता बड़े स्तर पे प्राप्त नहीं किया गया था। इंस्टीड द सोल कंसर्न ऑफ द पैरासिटिक ग्रुप्स ऑफ इंटरमीडिएट वाज टू एक्सॉर्ट द लार्ज पॉसिबल शेयर ऑफ द प्रोड्यूस ऑफ द लैंड विदाउट मेकिंग एनी कंट्रीब्यूशन व्हाटसोएवर टू एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस। फिर भी बहुत सारे ऐसे बीच में इंटरमीडिएटरीज होते थे जो बिना कुछ प्रयत्न किए हुए अधिकांश मात्रा जो है वह अपने ले पाते थे, है ना, वह अपने उपभोग के लिए उसको यूज कर पा लेते थे। ठीक है, अब देखिए, अब अगला है रैयतवाड़ी सिस्टम। द रैयतवाड़ी सिस्टम इन मद्रास सर थॉमस मुनरो इंट्रोड्यूस्ड ए रेडिकली डिफरेंट मेथड्स ऑफ रेवेन्यू मैनेजमेंट नन एज द रैयतवाड़ी सिस्टम। इन मद्रास में सर थॉमस जो है आपको एक नए तरह का जो है रेवेन्यू कलेक्शन का सिस्टम डेवलप किया, जो आपको रैयतवाड़ी सिस्टम कहलाया। अंडर दिस सिस्टम द सेटलमेंट वाज मेड डायरेक्ट विद द कल्टिवेटेड, नॉट विद द जमींदार्स। इस सिस्टम में क्या हुआ, तो उत्पादन का जो सेटलमेंट जो है डायरेक्ट उत्पादन करने वाले से किया गया है, बीच में इंटरमीडिएटरीज नहीं रखा गया, मध्यस्थक नहीं रखा गया, है ना, जमींदार को नहीं रखा गया। Each of the fields was separately measured and annually assessed। प्रत्येक लैंड को जो है अलग अलग ढंग से उसको मेजर्ड किया जाता था और उसको असेस होता था और प्रत्येक साल के लिए उसको फिक्स अमाउंट पर दे दिया जाता था। हैंस इस प्रकार से अंडर दिस सिस्टम द कंपनी कुड इंक्रीज इट्स शेयर एट रेगुलर इंटरवल्स। तो इस सिस्टम में क्या हुआ, तो कंपनी को रेगुलर इंटरवल पर, नियमित अंतराल पर जो है उनके जो उत्पादन का शेयर जो है बढ़ते गया, अधिक मुनाफा हुआ। Although the system eliminated the middleman, but it sometimes placed the cultivators at the mercy of lower officials। यद्यपि इसमें मिडिलमैन जो था वो उसको हटा दिया गया, जमींदार जो थे उसको हटा दिया गया, लेकिन इसमें था खामियां क्या हुआ, तो गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल्स लोग थे, यानी ब्रिटिश कंपनी का जो नीचे स्तर का जो अधिकारी था वह जो है करप्ट होते गए, है ना, वह जो है आपको इन लोगों का ग्रुप
क्लिक्स ऑफ कास्ट ग्रुप, यानी नीचे वर्ग के जो अधिकारी सबका जो ग्रुप था, कर्मचारी जो था का ग्रुप था, वो लोग जो है किसान के साथ अत्यधिक वसूल करते थे, रेवेन्यू लेते थे, जिससे भी जो इसमें भी खामियां आ गया था।